जय महेश। मैं बजरंग नावंदर आप सभी का औरंगाबाद जिला माहेश्वरी युवा संगठन सत्र 2020-23 की ओर से स्वागत करता हूँ। इस सत्र 2020-23 का यह हमारा पहला प्रोजेक्ट है, क्वारंटाइन सेमिनार्स। और आप सभी का उत्स्फूर्त प्रतिशत देखकर आप सभी को मैं धन्यवाद देना करता हूँ। यह प्रोजेक्ट हमारा 5 दिन चलने वाला है। कल से यह प्रोजेक्ट चालू हुआ, 22 अप्रैल से 26 अप्रैल तक। कल हमने श्री अशोक जी काले इनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में सुना है। आज हमारे बीच है श्री सीए विजय जी मंत्री। यह हमें शेयर मार्केट के बारे में जानकारी देंगे। कल जो है हमारे बीच सीए अनुज जी चांडक रहेंगे। यह हमें इंडस्ट्रियल सब्सिडीज के बारे में बताएंगे। और आगे आने वाले उसके 2 दिन श्रीकांत जी मनियार यह हमें इंश्योरेंस के बारे में बताएंगे। और म्यूचुअल फंड के लिए कैलाश जी मालपानी बताएंगे। यह हमारा प्रोजेक्ट लॉकडाउन के बीच में रखा गया है ताकि सभी लोग को फायदा हो सके। इस प्रोजेक्ट के लिए हमारे प्रोजेक्ट चेयरमैन है सीए आनंद तोतला, सीए रमन लोया और अनु सारडा। और आगे के लिए मैं रमन लोया को बोलता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। औरंगाबाद माहेश्वरी युवा संगठन की ओर से रमन लोया सबका स्वागत करता है। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज के टॉपिक का नाम है आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इन टफ टाइम। जैसे इन्वेस्टमेंट आ जाती है उसी तरह हमारे मन में काफी सारे सवाल आ जाते हैं। जैसे पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए, स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करें या इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करें, कौन सा स्टॉक ओवर वैल्यूड है, कौन सा स्टॉक अंडर वैल्यूड है, कैसे पता करें, कौन सी इंडस्ट्री अभी आगे ग्रो होंगी, कौन सी नहीं होगी, या अभी जो मंदी का वातावरण है वो कब खत्म होगा, और आगे सेंसेक्स कहाँ तक मूव होगा, लाइक 50,000 फिर से कब आएगा, और हमें अच्छा मुनाफा कब होगा। अंत में म्यूचुअल फंड सही है ये तो पक्का है, उसके साथ में शेयर बाजार में किस प्रकार इन्वेस्ट करें और कौन से लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस सभी के लिए हमने बुलाया है विजय मंत्री सर को। विजय मंत्री सर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन बोलता हूँ। विजय मंत्री सर चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट एंड को प्रमोटर ऑफ जीआरएल मनी है। सर रैंक होल्डर चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सर स्टार्टेड करियर इन 1993 in Aditya Birla Group. In 2000, Sir joined HDFC Mutual Fund as a part of core startup team and worked closely 7 years. Sir was involved in first ever ATM card linking to mutual fund in collaboration with HDFC Mutual Fund, ICICI Bank, and HDFC Bank. In 2006, Sir joined as CEO and Managing Director of Deutsche Mutual Fund. In later 2008, Sir joined Fortune 500 company Prudential Financial Incorporation, where Sir is the CEO and Managing Director of Pramerica Mutual Fund. Sir regularly appear in various business channels like Bloomberg and Z Business. I request Vijay Mantri Sir to take charge of the session. Hello, Sandeep, can I start now? Yes. Okay. ओम नमः शिवाय। और आप सभी लोग सुरक्षित रहें, यही शुभकामनाएं हम करते हैं। अपना घर परिवार सब सेफ रहें। मैं वो चीज नहीं बोलूंगा जो आप लोगों को शायद सोशल मीडिया या कहीं और सोर्सेस से मालूम है। वो बात रिपीट करने का कोई पॉइंट नहीं है। मैं वो कोशिश करूंगा कि वो चीजों पर ध्यान दिया जाए कि जो शायद हम इमीडिएट देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसका इम्प्लीकेशन आने वाले पीरियड के अंदर होने वाला है। जब भी नॉर्मल सी लाइफ में आएगी, में एक बहुत बड़ा बदलाव ये चीज लेके आया है। जैसे वर्ल्ड वॉर हुआ था तो अमेरिकन सिटीज में हाईवेज बने थे। हाईवेज बनने का पर्पज सिंपल था कि अगर वार हुआ तो सिटी पे अटैक किया जाए, तो सिटी से कैसे लोगों को बाहर निकाला जाए और बहुत जल्दी तरीके से बाहर निकाला जाए, इसलिए हाईवेज बने थे। तो हर चीज का एक बहुत
डीप रीजन होता है। ऐसी क्राइसिस से निकल के जब हम बाहर आएंगे तो वर्ल्ड विल बी न्यू, और वो न्यू क्या क्या होता है उस पर थोड़ा सोचते हैं ताकि अपने को मालूम पड़े कि कहाँ अपॉर्चुनिटी आने वाली है। पहला मुझे लगता है कि वर्ल्ड को नोटिस करना चाहिए, और जो कोविड से इम्पैक्टेड लोग हैं या जो कोविड से जिनकी डेथ हुई है, आई थिंक दुनिया को ये नोटिस करना चाहिए कि उनकी फूड हैबिट्स क्या थी, कितने वेजिटेरियन थे, कितने नॉन वेजिटेरियन थे। एक वर्ल्ड को नोट लेना चाहिए। दूसरा ये भी समझना चाहिए कि इंडिया में इंडियन जो फूड हैबिट है, अपनी ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स है, उसके ऊपर भी डीप रिसर्च होना चाहिए कि अपना फूड प्रोटीन में कम है, वेजिटेरियन फूड, लेकिन वो इतनी बैलेंस डाइट है अपनी, उसकी वजह से हम लोगों का इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग रहता है। तो दुनिया को शायद इसके ऊपर भी रिसर्च करना चाहिए। वो करेगा कि नहीं करेगा वो अलग कहानी है। तीसरा पॉइंट है कि जो यंगस्टर हैं, जो हर चीज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए जाते थे, आई थिंक उनके बिहेवियर में चेंज आएगा। अभी वो लोग सोचेंगे भाई कि थोड़ा सेविंग भी करना चाहिए, थोड़ा प्लानिंग भी करना चाहिए, थोड़ा कॉन्टिजेंसी से काम करना चाहिए। एक जब भी हम घर खरीदते तो लोग ऐसा कहा जाता है कि घर के लिए आप पूरा पैसा डाल दो, जितना है सब कुछ खपा के घर खरीद लो। मुझे लगता है आने वाले पीरियड के अंदर उसके ऊपर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह रहेगा। और जो बिजनेस के लिए बड़े बड़े लोन लेके बहुत ओवर स्ट्रेच करके हम लोग काम करते थे, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा, और हो सकता है हम ज्यादा प्लानिंग से आने वाले पीरियड में काम करेंगे। इसका फायदा डेफिनेटली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को तो होगा ही होगा। वन एंड पे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री के अंदर लोन ग्रोथ मुझे लगता है इतना शार्प नहीं होगा, वो कम होगा, लेकिन बाकी चीजें बढ़ेगी। हेल्थ इंश्योरेंस का डिमांड बढ़ेगा, लाइफ इंश्योरेंस का डिमांड बढ़ेगा, हेल्थ केयर सेक्टर का डिमांड बढ़ेगा। इन सब चीजों की वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री मुझे लगता है एटलीस्ट फॉर कपल ऑफ ईयर्स थोड़ा चैलेंजिंग दौर से गुजरने वाली है। हिंदुस्तानी लोग करीब 80,000 करोड़ रुपया हर साल मार्च 2019 में तक, मार्च 2019 का जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ उसमें करीब 80,000 करोड़ रुपया हम लोगों ने बच्चों को बाहर पढ़ाने में, फॉरेन ट्रेवल में और पैसा बाहर भेजा, ऐसा करके हम लोगों ने। मुझे लगता है कि वो पैसा आने वाले पीरियड के अंदर अभी उस पर बड़ा क्वेश्चन मार्क पड़ जाएगा कि बच्चों को बाहर भेजना है तो एकदम अगर ब्राइट है तो ही भेजो, वरना कोई पॉइंट नहीं है। फॉरेन लेजर ट्रेवल है, मुझे लगता है वो थोड़ा में काफी कंट्रोल आएगा उसके ऊपर। उसका बड़ा बेनिफिट डोमेस्टिक इंडियन कंपनीज को मिलेगा। ऑयल, हर $1 ऑयल प्राइस रिडक्शन होने पे हिंदुस्तान को 10,000 करोड़ का फायदा होता है। तो $44 ऑन एन एवरेज ऑयल प्राइस नीचे आई है तो हमको करीब करीब 4,40,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा हिंदुस्तान को फॉरेन एक्सचेंज का। इसका कोविड का जो इम्पैक्ट डेफिनेटली वर्ल्ड इकोनॉमी पे इस तरह आएगा कि चाइना को अभी लोग उतना क्लीन नजर से नहीं देखेंगे, चाइना के ऊपर डाउट रहेंगे। और जो चाइना आज की तारीख में वर्ल्ड सप्लाई चेन का लीडर बना हुआ है, वर्ल्ड सप्लाई चेन का लीडर चाइना एक दिन में नहीं बना है। चाइना वर्ल्ड सप्लाई चेन का लीडर बना है 30 साल के बाद, 30 साल पहले से बात चालू हुई। और ये चाइना की अकेले की मेहनत नहीं थी, अमेरिकन कंपनीज को, वेस्टर्न कंपनीज को काफी अपनी इंडस्ट्री वहां से शिफ्ट करके कहीं और भेजना था, क्योंकि लेबर कॉस्ट बहुत बढ़ते जा रहे थे। और दूसरा काफी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री थी। जैसे आज आपने सुना है कि टिश्यू पेपर, ऑस्ट्रेलिया में टिश्यू पेपर को लेके राइट से सिचुएशन आ गई। वो क्यों आई? क्योंकि पेपर इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री बहुत पॉल्यूशन ओरिएंटेड है। तो सारे वेस्टर्न वर्ल्ड ने अपनी जो भी पॉल्यूटिंग कंपनीज है, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है, वो चाइना या दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट की। तो उनकी जरूरत थी, उनको मास प्रोडक्शन चाहिए था, तो उनकी जरूरत थी, तो उन्होंने काफी चीजें अपने यहाँ से चाइना में या कहीं और दूसरी कंट्रीज में बेस बनाया। पहले मैक्सिको था, साउथ कोरिया था, लेकिन साउथ कोरिया छोटी छोटी कंट्री थी, तो वो ये शुरू में करते रही, बाद में ये लोग हाई एंड प्रोडक्ट की तरफ चले गए। साउथ कोरिया हो गया, ताइवान हो गया, वियतनाम या ताइवान हो गया, मैक्सिको हो गया, थोड़ा हाई एंड प्रोडक्ट की तरफ चले गए। लेकिन मास प्रोडक्ट के लिए उनको चाइना बहुत अच्छा सोर्स मिला, क्योंकि बड़ा लैंड मास है, कम्युनिस्ट रेजिम है,
तो एक डंडा चला के कुछ भी काम कर सकते हैं। तो एक एक दौर निकला। अभी देखिए ये दौर बदलने वाला है, क्योंकि अभी देखिए कि अगर आप देखो वर्ल्ड हिस्ट्री, तो 1970 के पहले गल्फ कंट्री कुछ नहीं था। 1970 के पहले गल्फ के लोग हिंदुस्तान के अंदर आते थे, अरब लोग अपने घोड़े लेके, वो काम था उनका। लेकिन ऑयल डिस्कवर हुआ तो उनकी पूरी इकोनॉमी बदल गई। तो 30 40 50 साल तक उन लोगों ने एकदम इतना पैसा छापा है कि वहां लोकल लोगों को काम ही नहीं करना पड़ता था। लोकल लोग खाली पार्टनरशिप रखते थे, इंटरनेशनल लोग जाते थे, हाई एंड पे लोग जाते थे, लोअर एंड पे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वेरियस कंट्री से लोग जाके वहां पे रोजगार पाते थे। उनके लिए भी फायदा रहा, जो इमिग्रेंट थे उनके लिए भी फायदा रहा। लेकिन अभी ऑयल प्राइस 50 साल तक उन्होंने बहुत राज किया, लेकिन आज जो ऑयल की हालत है, आने वाले पीरियड में उनको बहुत बड़ा चैलेंजिंग दौर से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने समय रहते अपने यहाँ रिस्ट्रक्चरिंग या रीओरिएंटेशन नहीं किया अपनी पॉपुलेशन को। चाइना ने 30 साल करीब करीब एक बहुत बड़ा अपना डोमिनेंस बनाया है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, मुझे लगता है थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर का बहुत बड़ा चैलेंज आएगा। तो बड़ी कंपनियां चाइना से शिफ्ट होके यहाँ पे आने की पूरी कोशिश करेगी। अभी हमारी काबिलियत है कि हम कितनी कंपनियों को इंडिया की तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो मुझे लगता है कि आने वाले दौर के अंदर हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। लेकिन अपने को कम से कम मुझे लगता है 6 महीने से 1 साल हम बड़े चैलेंजिंग दौर से गुजरेंगे, क्योंकि मार्च का सैलरी तो लोगों ने दे दिया। अभी अप्रैल में अगर लॉकडाउन कंटिन्यू रहा तो हो सकता है सैलरीज पे चैलेंज आए, जॉब्स पे चैलेंज आए, ईएमआई पे चैलेंज आवे। तो वी आर गोइंग टू गो थ्रू सम चैलेंजिंग टाइम्स एज वी गो अहेड। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए? तो देखिए क्या हो गया कि ये जो मार्केट का डिप हम लोगों ने देखा अभी 30% के आसपास गिरा है, ये खाली डिप ही नहीं है, ये इसके साथ साथ लोगों का रोजगार भी खत्म हो गया। तो फियर अभी बहुत अनप्रेसिडेंटेड है। ये वार से भी ज्यादा अनप्रेसिडेंट है, अर्थक्वेक से भी ज्यादा अनप्रेसिडेंट है, राइट से भी ज्यादा अनप्रेसिडेंट है, क्योंकि वो खाली सर्टेन सेगमेंट ऑफ एरिया इम्पैक्ट करता है। यहाँ तो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी, पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी इम्पैक्टेड है। तो एक तो आपका इन्वेस्टमेंट नीचे चला गया, उसके साथ साथ आपका रोजगार के ऊपर ही बड़ा चैलेंज आ गया। तो फियर अभी लोगों के मन में नेचुरली बहुत ज्यादा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो कहीं भी पैसा लगा हुआ है, वो पैसा लोग चाह रहे हैं कि भाई मेरा पैसा सेफ रहे। तो सबसे ज्यादा पैसा अभी बैंक्स की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। तो इतना डाइवर्ट हो गया पैसा कि बैंक के पास भी लैंड करने को नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री की बोरोइंग की डिमांड नहीं है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का डिमांड नहीं है। तो कहां से लोग बोरो करेंगे, कहां से नए लोन दिए जाएंगे? तो सारा पैसा टी बिल्स में जा रहा है, सारा का सारा पैसा कॉल मनी में जा रहा है। तो कॉल मनी का रेट 4% के नीचे हो गया, टी बिल का रेट 4% के नीचे हो गया। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? लिक्विड फंड के रिटर्न अभी 4.5 पौने 5% के आसपास है। ये बैंक एफडी जो 5.5% थी, 6% थी, अभी 5.5, और 1-2 महीने के अंदर करीब करीब 5% के करीब करीब आसपास बैंक एफडी का रेट आ जाएगा, क्योंकि बैंक के पास इतना पैसा पड़ा है और उनको लैंड करने का कोई चारा ही नहीं है। और वो भी लैंड करेंगे तो बड़े कॉशियस रहेंगे आने वाले पीरियड में। तो जो सेफेस्ट असेट है, चाहे पीएसयू बॉन्ड हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज हो गई, इन सब के ऊपर यील्ड ड्रामेटिकली ड्रॉप हो चुके हैं। मार्च महीने के अंदर शॉर्ट टर्म के इंटरेस्ट रेट स्पाइक हुए थे, क्योंकि एफआईआई ने बड़ा पैसा इंडियन डेट मार्केट से और इक्विटी मार्केट से निकाला था। तो सडनली एचडीएफसी लिमिटेड की एफडी, सॉरी एचडीएफसी लिमिटेड की कमर्शियल पेपर जो 5.5% का था, वो 8.5% कोट करने लग गया। तो इतना बड़ा एक झटका लगा था बाजार में। लेकिन आरबीआई ने इमीडिएट स्टेप लिए, तो वो वापस 5.5-6% के आसपास आ गया। और अभी सारी टॉप एंड एनबीएफसी और कंपनी का सीपीज इज अराउंड 5.5%। तो ये सिचुएशन है फिक्स इनकम टॉप एंड सेगमेंट में। तो नेट ऑफ टैक्स किसी को मिलेगा तो 3% के आसपास मिलेगा। और मैं करीब, मुझे याद है 2-1 साल पहले औरंगाबाद में आया था, तो मैंने कहा था कि मेरे लाइफ टाइम में बैंक एफडी इंटरेस्ट रेट 5%, 4%, 3%, 2% हो जाएगा। वो आपको बहुत क्लियरली दिखेगा आने वाले पीरियड के अंदर कि ये हो जाएगा।
अभी आते हैं कि इस माहौल में ये तो फिक्स इनकम की कहानी है, इस तरह से पैसा फिक्स इनकम के अंदर बनेगा। ऐसे माहौल के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे प्रोसीड किया जाए इसके बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इन्वेस्टिंग आप मैथमेटिक्स के हिसाब से मत जाइए और ब्रेन से मत जाइए इन्वेस्टिंग करना, क्योंकि मैथमेटिक्स और ब्रेन डिसाइड नहीं करता आप पैसा बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। व्हाट क्या डिसाइड करता है, आपका मेंटल फ्रेम क्या है, आप में कितना गट्स है वॉलेटिलिटी टॉलरेट करने का, और आप कितना ऊपर नीचे नहीं होते हैं, वो डिसाइड करता है। तो इन्वेस्टिंग इज लेस अबाउट मैथमेटिक्स, मोर अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी। क्योंकि कई बार होता है कि मैथमेटिक्स देख के इंप्रेस होके चीजें खरीद तो लेते हैं, लेकिन जब एक्चुअल उसका इम्पैक्ट आता है तो हम घबरा जाते हैं, परहैप्स राइट रॉन्ग टाइम पे हम पैसा निकाल लेते हैं। तो इन्वेस्टिंग साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा वारफेयर है इन्वेस्टिंग। और यही कारण है कि दुनिया में, इवन अमेरिका में, आपको एक इलस्ट्रेशन देता हूं मैं। अमेरिकन मार्केट की स्टडी की हुई है 20 साल की, 1999 टू 2019। वहां टॉप एंड पे S&P 500 है, S&P का 60-40, 16 इक्विटी, 14 डेट, एंड 14 टू डेट एंड 16 टू इक्विटी। रीट्स है, गोल्ड है, ऑयल है, ये सारी इन्वेस्टिंग ऑप्शंस अवेलेबल थे वहां पे। डेट भी था, इन्फ्लेशन था, और इन्वेस्टर रिटर्न था। तो इन सारी एसेट कैटेगरी के बाद इन्वेस्टर का रिटर्न आया। सपोज S&P 500 में 9% 50 साल का रिटर्न आया, 30 साल का रिटर्न आया, और सपोज इन्फ्लेशन 2% था और बाकी एसेट कैटेगरी में रिटर्न 2% के ऊपर था, तो इन्वेस्टर का रिटर्न इन सारी एसेट कैटेगरी में पैसा डालने के बाद भी सबसे लोवेस्ट रहा। क्योंकि इन्वेस्टर अक्सर इन्वेस्ट करता है एक एसेट कैटेगरी जहां रिटर्न पॉजिटिव दिखता है, तो वहां वो अट्रैक्ट होकर पैसा डालने जाता है, और जहां रिटर्न नेगेटिव दिखता है वहां से भागता है। तो अभी मैं किसी को बोलूं कि गोल्ड में पैसा डालना चाहिए, तो इमीडिएटली उसकी बात समझ में आएगी, क्योंकि गोल्ड का रिटर्न बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। लेकिन अक्टूबर 2018 के पहले 7 साल तक गोल्ड एकदम फ्लैट था। उस टाइम किसी को बोलो तो रिटर्न 5वां साल का नेगेटिव दिख रहा, 3 साल का नेगेटिव दिख रहा था। उस टाइम किसी की हिम्मत पैसा डालने की नहीं होती है, और इन्वेस्टर अक्सर हर एसेट कैटेगरी के अंदर रॉन्ग टाइम पे एंट्री करता है, क्योंकि जब उसको रिटर्न अच्छा दिखता है तो उसका कंफर्ट लेवल उस इन्वेस्टमेंट असेट के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इन्वेस्टिंग के अंदर हम बोलते हैं कि 2 तरह की रिस्क होती है, एक होती है रियल रिस्क, एक होती है परसीव्ड रिस्क। रियल रिस्क वो रिस्क होती है जो एक्चुअल होती है, और परसीव्ड रिस्क वो होती है जो इन्वेस्टर को फील होती है। तो जैसे अगर जब मार्केट 12,500 था तब परसीव्ड रिस्क बहुत कम थी, बट रियल रिस्क सपोज बहुत ज्यादा थी। अभी क्या है, अभी परसीव्ड रिस्क बहुत ज्यादा है, लेकिन रियल रिस्क हमको इतना बड़ा वेरी ऑनेस्टली दिखता नहीं है। अब ये लॉकडाउन कब खुलेगा, वर्ल्ड इकोनॉमी कब नॉर्मल होगी, किसी को पता नहीं वेरी ऑनेस्टली। हम एक कैलकुलेटेड गेस वर्क कर सकते हैं, बट वेरी ऑनेस्टली जो ये फीलिंग है कि जब तक इसका पूरा वैक्सीन बन के नहीं आ जावे, तब तक वर्ल्ड परहैप्स विल नॉट बिकम नॉर्मल अनटिल अनलेस ड्रामेटिकली वी आर एबल टू क्रिएट हर्ड इम्यूनिटी, और वहां फिर मालूम पड़ा कि इसका इम्पैक्ट नहीं हो। तो बात अलग है, वो खाली साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट उस चीज को बता सकते हैं, हमारी ताकत नहीं है वो चीज को बताने की, और वहां भी कंफ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन आ रही है। तो ऐसे माहौल में क्या करना चाहिए, ऐसे माहौल में ये करना चाहिए कि हर आदमी अपना कॉल ले कि भाई मुझे लगता है कि 1 साल में इकोनॉमी रिकवर होगी, नॉर्मल होगी, कोई बोलता है 2 साल में, कोई बोलता है 3 साल में। सपोज कोई आदमी बोलता है कि 1 साल में वील बैक टू नॉर्मल, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि फिर आप 2 साल की प्लानिंग करिए। कोई बोलता है 2 साल में विल बैक टू नॉर्मल, तो 3 साल की प्लानिंग करिए। कोई बोलता है 3 साल में विल बी बैक टू नॉर्मल, तो 4 साल की प्लानिंग करिए। तो ये 2 साल, 3 साल, 4 साल का आपको अपने पास कैश रखना है। कैश हो गया, आपके घर पे हो गया, आपका बैंक एफडी हो गया, आपके बैंक अकाउंट में हो गया, इक्विटी आर्बिट्राज फंड में हो गया, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में हो गया। आपको टॉप एंड हाई क्वालिटी डेट के अंदर वो पैसा 2 से 3 साल का रखना है, जो कि आपकी हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, आपके ऑफिस एक्सपेंसेस को ध्यान में रख के उनको पूरा संभाल ले। वो पैसा अपने को अलग बचा के रखना है। उसके अलावा जो भी पैसा है, आपको बड़ी प्लानिंग से उस पैसे को उस असेट कैटेगरी अंदर डालना है कि जहां सबसे ज्यादा करेक्शन हुआ और पोटेंशियली करेक्शन
हो सकता है। तो इस तरह से अपने को इन्वेस्टमेंट लेना चाहिए। अभी इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको मैं 2-3 बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोलना चाहता हूं कि इन्वेस्टिंग इज एक्चुअली फ्यूचर लुकिंग। अगर आप दुकान पे साबुन खरीदने गए तो आपने पैसा दिया, आपको साबुन मिली, आप साबुन घर पे लेके आए, आपने साबुन का इस्तेमाल किया, आपको प्रोडक्ट का इमीडिएट रियलाइजेशन हो गया कि प्रोडक्ट ठीक है या अच्छा नहीं है, तो आपके बाइंग और प्रोडक्ट कंजम्पशन में बड़ा डिले नहीं होता है। इन्वेस्टिंग पे जब आपने आज पैसा डाला, उसके बाद उसका मोमेंट ऑफ ट्रूथ आपको अब तभी मालूम नहीं पड़ता, आने वाले पीरियड के अंदर मालूम पड़ता है। तो इन्वेस्टिंग इज एक्चुअली टेकिंग अ लीफ ऑफ फेथ अबाउट फ्यूचर। मतलब आप एक विश्वास करते हो, ट्रस्ट करते हो कि आने वाला पीरियड अच्छा होगा, लेकिन आने वाला पीरियड सर्टेन नहीं होता है और कोई भी किसी भी एसेट कैटेगरी के अंदर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आने वाले पीरियड के अंदर क्या होने वाला है। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए? हमारी सारी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी और जो डिस्कशन होता है वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के बारे में होता है, लेकिन फ्यूचर को प्रिडिक्ट इन्वेस्टिंग बिजनेस के अंदर कोई नहीं कर पाता। न कोई बता सकेगा गोल्ड का क्या होगा, ऑयल का क्या होगा, इक्विटी का क्या होगा, रियल एस्टेट का क्या होगा, अपनी लाइफ का क्या होगा, कोई नहीं बता सकता है। तो प्रिडिक्ट कोई नहीं कर सकता है, बट हम क्या कर सकते हैं, हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इन्वेस्टिंग पे प्रिडिक्शन पे कम ध्यान देवें, प्रिपरेशन पे ज्यादा ध्यान देवें कि कैसे प्रिपेयर करें कि हमको पैसा बने और हमारा कम नुकसान हो। तो मेरा फोकस ये है कि आप प्रिडिक्टिंग पे कम ध्यान दीजिए, प्रिपरेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। प्रिपरेशन कैसा करना मैं आपको बताऊंगा। कोई भी एसेट कैटेगरी आप लें तो आप इसमें देखिए कि इन्वेस्टिंग का बहुत सिंपल रूल है। रूल नंबर 1 है कि कभी भी कैपिटल का नुकसान नहीं होना चाहिए, और रूल नंबर 2 है कि अपने को पहला रूल नहीं भूलना चाहिए। तो कभी भी कैपिटल का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि आज आपको बैंक एफडी में सपोज 5.5% मिल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज के अंदर 6.20 मिल रहा है, तो ये रिस्क फ्री एसेट कैटेगरी हो गई। इसके ऊपर आपको रिटर्न चाहिए, तो वो एसेट कैटेगरी ढूंढो जो इसके ऊपर रिटर्न दे, लेकिन किस पीरियड में देगी, तो वो आपको पीरियड लेना है। सपोज आप कोई बोले कि 1 साल में इक्विटी का पैसा डालना है, तो 1 साल में इक्विटी का रिटर्न 60% नेगेटिव भी रहा है और 170% पॉजिटिव भी रहा है। तो अगर मेरे को बोले कि 1 साल में क्या होने वाला है, एक तरफ आपका बैंक एफडी है जो आपको 5.5% दे रहा है, दूसरी तरफ आपका इक्विटी मार्केट है, वह रिटर्न कैन गो अप फ्रॉम 60% नेगेटिव टू 150-160% पॉजिटिव। So equity is not asset category for one year. Then we go to 3 year period. In 3 year period, इक्विटी एब्सोल्यूट टर्म में 150 पौने 200 का रिटर्न दिया है, नेगेटिव साइड में करीब 30% नेगेटिव रहा 3 साल के बाद। देन वी गो टू 5 year पीरियड, 7 year पीरियड, 10 year। यानी फिगर आउट कि 10 साल के बाद इक्विटी में सर्टेनिटी है कि आपका पैसा बनेगा। तो अगर आपको इक्विटी में पैसा डालना है एंड यू डोंट वांट टू लूज कैपिटल, द मिनिमम इन्वेस्टिंग होराइजन हैज टू बी 10 year। अगर इसके अलावा कोई आपको कोई चीज बोल रहा है, या तो वो झूठ बोल रहा है या उसको इस चीज की मालूम नहीं है, और somebody just got plain lucky in the life। दिस इज द वे यू शुड लुक एट इन्वेस्टिंग। जैसे गोल्ड का मैं एक इलस्ट्रेशन देता हूं। दे हैव बीन 7 year, दे हैव बीन 10 year, दे हैव बीन 20 साल का दौर ऐसा रहा है जबकि गोल्ड में कोई रिटर्न नहीं आया है। लेकिन गोल्ड हम बेचने के लिए नहीं खरीदते, गोल्ड का अपना होल्डिंग पीरियड होता है फॉरएवर, और उसकी वजह से गोल्ड में इतना अच्छा रिटर्न छूटता है क्योंकि जो इंडियंस है वो कंज्यूम करते हैं गोल्ड इतनी बड़ी क्वांटिटी में, और अपना पर्पज उसको बेचने का होता ही नहीं है, इसलिए उस एसेट कैटेगरी के अंदर हमारा रिटर्न छूट जाता है। तो अभी इस बाजार में किस तरह अपने को प्रिपेयर करना चाहिए इन्वेस्टिंग, तो मैं आपको थोड़ी अपनी एक आध स्लाइड में दिखाना चाहता हूं। तो वो देखने के बाद वी कैन गो। तो जो हमारा मानना है कि जो अभी का बाजार है उसके बारे में बताऊंगा आपको मैं। देखिए क्या है कि ये जनरली हम इन्वेस्ट करते हैं तो ये देखते हैं, इस चार्ट को देखते हैं।
अभी देखिए ये है HDFC इक्विटी फंड का परफॉर्मेंस। इस फंड का अगर आप 10 साल का परफॉर्मेंस देखो तो SIP का रिटर्न 9% के आसपास है, 15 साल का रिटर्न 12% एनुअलाइज रिटर्न है, 20 साल का 18% एनुअलाइज रिटर्न है। इसका अगर आप लमसम का इन्वेस्टमेंट भी परफॉर्मेंस देखो तो 20-20 साल का करीब 20% एनुअलाइज रिटर्न है। जब इन्वेस्टर इस चार्ट को देखता है तो उसको लगता है कि यार 10 साल के पीरियड में हमने तो इतना अच्छा पैसा बनाया, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, हमको पैसा डालना चाहिए। अभी क्या है, और कभी कभी तो 1 साल 3 साल के पीरियड में बड़ा अच्छा रिटर्न दिखता है, बट ये रिटर्न कहां से आया वो हमको समझना बहुत जरूरी है। ये चार्ट दिखाता है इस फंड की जर्नी। अगर आप इस फंड की जर्नी देखो तो आपको मालूम पड़ेगा कि 1 जनवरी 1995 को फंड लॉन्च हुआ 10 रुपए की एनएवी के ऊपर। उसके बाद इस फंड की एनएवी होगी 5 रुपया 15 पैसा। तो करीब करीब इस फंड में आपको 48% का नुकसान हुआ। उसके बाद इस फंड की एनएवी 29 रुपीज हुई मार्च 2000 के अंदर, और उसके बाद इस फंड की एनएवी गिर के 14 रुपया हुई, तो करीब 53% का नुकसान हुआ। फिर एक बड़ा जंप इस फंड की एनएवी में आया 7 जनवरी 2008 को, जब इस फंड की एनएवी 227 रुपीज होगी। वहां से गिर के इस फंड की एनएवी 91 रुपीज होगी करीब 14-15 महीने के अंदर, तो करीब 60% का रिटर्न आया। लेकिन आज इस फंड की एनएवी सपोज 600 रुपए के ऊपर है। तो इस फंड ने इस तरह का परफॉर्मेंस दिया है। तो अभी जो माहौल है उसमें किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए आने वाले पीरियड के अंदर, अनसर्टेनिटी और बढ़ने वाली है। तो जिस भी एसेट कैटेगरी के अंदर आपका पैसा बन रहा है, आपको रिटर्न टारगेट लेके जाना है। बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी में इस तरह का परफॉर्मेंस आ रहा है। अभी चार्ट देखेंगे तो इस तरह का परफॉर्मेंस आ रहा है बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी में। अगर बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी करनी है तो यू शुड बी रेडी टू गो विद दिस काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी। अगर ऐसी वॉलेटिलिटी आपको नहीं चाहिए तो जब जब आपका पैसा बन रहा है आपको रिटर्न टारगेट करके, सपोज आपने बोला कि मेरे को बाजार से 12% रिटर्न चाहिए, जब भी आपका 12% रिटर्न बना आपको पैसा बाजार से इमीडिएटली निकाल लेना चाहिए, जो भी एक्सेस पैसा है। अभी इस बाजार में कैसे अप्रोच करना चाहिए, विल कम टू दैट। तो सपोज आज निफ्टी करीब 9000 के आसपास है, तो हमने निफ्टी करीब 12356 थी 16 जनवरी 2020 को। अभी देखते हैं कि किस तरह से अपने को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हमने स्ट्रेटेजी दी है कि अगर निफ्टी हर 100 पॉइंट गिरे, सपोज 9000 से 8000 के पीरियड में आवे, तो हर 100 पॉइंट फॉल पे आपको जो आपका कैश है उसका 2% इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सपोज आपके पास 10 लाख रुपया कैश में है, तो हर 100 पॉइंट निफ्टी फॉल पे आपको 20,000 रुपया इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जब 9000 से निफ्टी 8000 हो जाएगी और आपने हर 100 पॉइंट पे 20,000 रुपया इन्वेस्ट किया है, तो आपने निफ्टी जब 9000 से 8000 के पीरियड में थी तो आपने 20,000 रुपया इन्वेस्ट कर दिया। उसके बाद सपोज निफ्टी और गिरे तो 8000 से 7000 के जो फॉल है उसमें हर 100 पॉइंट पे आपको 3% इन्वेस्ट करना है। मतलब 8000 से 7000 के पीरियड में आपने 30% और अलोकेट कर दिया। उसके बाद भी अगर निफ्टी गिरती रहे तो 7000 से 9000 के बीच में जो फॉल है उस पे हर फॉल पे आपको 5% अलोकेट करना है। तो आपने यहाँ पे 50% अलोकेट कर दिया, मतलब 5 लाख रुपए अलोकेट कर दिया। तो पूरा 10 लाख रुपए आपने इस तरह से इन्वेस्ट किया। नाउ लेट्स अज्यूम वेरियस सिनेरियोस। अगर आपका बाजार में ऑलरेडी आपने 1 करोड़ रुपया डाला हुआ है और उसका वैल्यू आज की तारीख में करीब 72 लाख, मतलब 28% का उस पर नुकसान दिख रहा है। अभी आपको नुकसान की भरपाई करनी है, तो या तो आप वेट करो कि बाजार वापस 12,300 12,400 के लेवल पे आए, वो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आपको लॉसेस फास्ट रिकवर करने हैं तो आप एडिशनल 1 करोड़ रुपए अपने पास रखो, और जो हमने स्ट्रेटेजी बताई है उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर दो। तो 6,000 जब तक निफ्टी चली जाएगी तो आपका 1 करोड़ तो ऑलरेडी लगा हुआ है और आपका एडिशनल 1 करोड़ रुपया और लग गया, तो टोटल आपका 2 करोड़ रुपया बाजार में लग गया। उस 2 करोड़ का वैल्यू आज की तारीख में 1 करोड़ 33 लाख रुपया है, मतलब आपको 66
लाख रुपीस का नुकसान दिख रहा है। लेकिन जब निफ्टी वापस रिकवर होके आई, सपोज निफ्टी 6000 से वापस 7000 आ गई, तो 66 लाख का नुकसान आपका 44 लाख हो गया। निफ्टी 8000 पे आ गई तो 44 लाख का नुकसान आपका 21 लाख हो गया। और निफ्टी आज की तारीख में वापस आ गई 9000 पे, तो यू आर एक्चुअली इन मनी। मतलब आपने पैसा बना लिया, नॉट ओनली और ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जिसपे आपका 28% नुकसान दिख रहा है, बट नए इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी अगर निफ्टी वापस 12000 पे चली गई तो आपका 67 लाख रुपीस का एब्सोल्यूट अमाउंट में फायदा हुआ है। ये तो हो गया कि आपका 1 करोड़ रुपया डाला हुआ है, 1 करोड़ रुपया आपको एडिशनल सपोज आपने डाला है। ये 1 करोड़ आपने इलिस्ट्रेशन लिया, आप 1 करोड़ को 10 लाख भी अज्यूम कर सकते हो, 5 लाख भी अज्यूम कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट है, सपोज इंस्टेड ऑफ 1 करोड़ रुपया 50-50 वाला स्ट्रेटेजी के बजाय सपोज आपने ऑलरेडी 2 करोड़ रुपया डाला हुआ है और अभी आपके पास डालने के लिए खाली 1 करोड़ रुपया, मतलब आपने 2/3 इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और खाली 1/3 ही आपका पास पैसा बचा हुआ है। उस सिचुएशन में वही अगर हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट किए तो निफ्टी करीब करीब 10,000 आने पे आपका सारा जो ओरिजिनल 2 करोड़ रुपया पे आपको 55 लाख रुपीस का नुकसान दिख रहा, वो भी रिकवर हो गया और आपका पैसा बन गया। अगर वापस निफ्टी 12,000 आई तो आपका 64 लाख रुपीस बन गया है। अगर आप तीसरा लेके सपोज आपका ऑलरेडी 3 करोड़ रुपया लगा हुआ है और खाली एडिशनल 1 करोड़ रुपया डालना है, तो आप ये नंबर देख लीजिए कि आपका पूरा 3 करोड़ रुपए का पे जो नुकसान है, जो अराउंड 80 लाख प्लस का, वो सारा नुकसान रिकवर हो गया। इफ निफ्टी कम बैक टू 12,000, आपको खाली एडिशनल 1 करोड़ रुपया डालना है। एंड लेट्स अज्यूम अगर 4 करोड़ रुपया आपने ऑलरेडी डाला हुआ है या 40 लाख रुपया ऑलरेडी डाला हुआ है और आपको खाली एडिशनल 1 करोड़ रुपया डालना है, तो जो 4 करोड़ रुपया आपका 1 करोड़ 10 लाख का नुकसान दिख रहा है, आपको खाली 1 करोड़ एडिशनल डालने से अगर आप इस स्ट्रेटेजी से काम किए तो आपका सारा नुकसान की भरपाई हो जाएगी और आपका वापस पैसा बन जाएगा। ये तो हुआ निफ्टी पे। अभी काफी लोग एसआईपी के ऊपर बड़े चिंतित है कि एसआईपी में रिटर्न नहीं छूट रहा है, एसआईपी का रिटर्न खराब चल रहा है, तो मैं सोचा कि आपके साथ थोड़ा शेयर करूं। ये है एसआईपी का रिटर्न मार्च 2020 को। मतलब अगर आपने 1 साल पहले एसआईपी चालू की है और 1 अप्रैल 2020 को तक आपने 10,000 रुपया हर महीने डाला हुआ है, तो 1,20,000 रुपया आपका इन्वेस्टमेंट हुआ, तो आपका उसका वैल्यू 93,000 है। मतलब आपकी एसआईपी में 1 साल का रिटर्न 40% नेगेटिव है आईआरआर के हिसाब से। 3 साल में 3,60,000 का 2,94,000 है। 5 साल में 6 लाख का 552 है। 7 साल के पीरियड में ही पॉजिटिव दिख रहा है लेकिन बड़ा पैसा नहीं दिख रहा है। 10 साल के पीरियड में 5% के ऊपर रिटर्न है और 15-20 साल के पीरियड में 7% और 12% रिटर्न है। ये तो है एसआईपी का रिटर्न एज ऑन 1 अप्रैल 2020। बट लेट्स अज्यूम कि हम अज्यूम करते हैं कि बाजार गिरता रहे। अगर बाजार गिरता रहे इसी तरह के, सपोज हमने अज्यूम किया कि सपोज निफ्टी 2% गिरते रहे अगले 12 महीने तक, तो यहां से 9,000 से गिर के निफ्टी 12 महीने तक गिरती रहे, 24% और गिरे निफ्टी यहां से, और उसके बाद वापस निफ्टी वापस 2% हर महीने गिरे, इन गोज बैक टू 12,400 लेवल, तो आपका एसआईपी का रिटर्न क्या हो गया? जो अगर आपने एसआईपी अगर आप कंटिन्यू रखते तो जो आपका 39% नुकसान दिख रहा है वो 14% गेन में कन्वर्ट हो गया। जो आपने 3 साल पहले पैसा डाला था वो नुकसान में दिख रहा, उस पर करीब 8% का प्रॉफिट आ गया। जो आपने 5 साल पहले डाला उस पर करीब 7% का प्रॉफिट आ गया एनुलाइज। जो आपने 7 साल पहले डाला उस पर 7% आ गया। जो आपने 10 साल पहले डाला उस पर 7% रिटर्न आ गया। तो एसआईपी अगर आप करते हैं तो मेरे हिसाब से आप एसआईपी कंटिन्यू करते रहें, इस मौके का फायदा उठाएं और आपके इंटरेस्ट में बहुत अच्छा मौका है मेरे हिसाब से अच्छी प्लानिंग करने का। अच्छी प्लानिंग से आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये है मेरी तरफ से ब्रीफ कमेंट्स टू द ऑडियंस एंड Sir, can we take questions, please? yeah. Hello. Okay. The first question. Yes, Mr. Balakrishna.
सर, ये लॉकडाउन पीरियड में इंट्राडे इज बेटर और सेल एंड परचेज ऑन डिलीवरी बेसिस इज बेटर? अभी खाली बैठे हैं घर पे, तो कौन सा बेटर रहेगा? आप, मैं सही समझा तो आप पूछ रहे हैं कि भाई अल्ट्राडे करना चाहिए, इंट्राडे इंट्राडे, करना चाहिए, अब डिलीवरी लेने चाहिए, ये बोल रहे हैं ना? हाँ, सेल और परचेज करना चाहिए डेली। अभी लॉकडाउन आपका पीरियड अभी खाली, तक, अभी आपका अनुभव क्या रहा इंट्राडे में अभी तक का? लॉस का अनुभव है। तो अगर आपको लॉस का अनुभव है तो आप क्यों करना चाहेंगे ज्यादा? नहीं, लेकिन आपका सजेशन क्या है? मतलब हम लोग गलती कर रहे हैं या इंट्राडे में लॉस ही होता है? बिल्कुल, बिल्कुल इंट्राडे में लॉस ही होता है सर। इंट्राडे में एक ही आदमी का फायदा होता है, वो है ब्रोकर। तो अगर आपको पैसे का नुकसान नहीं करना है तो मेरा तो आपसे सिंपल रिक्वेस्ट है कि आप इंट्राडे से दूर रहिए। ये नशा है, इसकी लत लग जाती है, और उसके बाद सुबह उठते अपने को एक चुलसी होती है, कुछ ना कुछ करना अपने को, तो हम करते हैं, और हर दिन इसका बाद में जस्टिफिकेशन देते हैं कि हमने क्यों किया, किस लिए किया, और बाद में ये इस हम लत के इतने आदी हो जाते हैं कि इसके बिना रहा भी नहीं जाता है, नुकसान पे नुकसान होता रहता है। तो आप तो माहेश्वरी भाई हैं मेरे, तो आपसे मैं यही बोल सकता हूँ कि इससे अगर आप दूर रहें तो आपकी सेहत के लिए, फाइनेंशियल हेल्थ के लिए ज्यादा सही रहेगा। और अगर आपके पास फ्री टाइम है तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, देश के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। 100 बार, 150 बार, 200 बार, सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और डिलीवरी डिलीवरी बेसिस पे सेल परचेस किया तो रेट बढ़ने के बाद ही बेचे तो? नहीं सर, देखो इंडिविजुअल स्टॉक्स में कभी इन्वेस्टर का पैसा नहीं बन सकता। मैं 25 साल का मेरा अनुभव है, मैंने इतने लोगों से डील किया है। आप, हम लेते हैं, किसी ने रिकमेंड किया, उसके बेसिस पे अपना फुल टाइम जॉब नहीं है, और कितने इन्वेस्टर बुरी तरह अटक गए हैं। अगर आप यस बैंक का होल्डिंग देखो, तो जब बाजार गिरा था तो यस बैंक का होल्डिंग में रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि 600 रुपए का स्टॉक 100 रुपए में मिल रहा था, तो काफी लोगों ने दबा दबा के लिया। बाद में 100 रुपए का स्टॉक 40 रुपए हो गया। इतना बुरी तरह लोगों का नुकसान हुआ। तो मेरा रिक्वेस्ट है, आपका जो सीरियस पैसा है, फाइनेंशियल पैसा है, आप किसी अच्छे एडवाइजर के थ्रू ढंग से इन्वेस्ट करिए। ये एडवेंचरस एक्टिविटी आप मत करिए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। Mr. Shyam Rathi. Yeah. Good morning, sir. Hello. Are you hearing? Yes, sir, you're audible. Audible, ना? Yeah. आई एम एक्चुअली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। मैं कम से कम 20 साल से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ। तो आज के डेट में मुझे होटल इंडस्ट्री के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए कि जो अभी काफी लो लेवल पे जाते जा रहे हैं, और आगे का यानी सीनियर क्या रहेगा अगर मैं उसमें 5 साल का होरिजन रखूँ होटल इंडस्ट्री शेयर? देखिए, कोई एक इंडस्ट्री जो सबसे ज्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट होगी तो वो टूरिज्म एंड ट्रेवल इंडस्ट्री है, और इसको रिकवर होने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि अगर सोशल डिस्टेंसिंग की सरकार बात कर रही है, अभी खाली एसेंशियल सर्विसेज की बात कर रही है, तो इस इंडस्ट्री को बहुत बहुत टफ दौर के थ्रू गुजरना पड़ेगा। मुझे पता नहीं कितनी कंपनियां सरवाइव कर पाएगी। एयरलाइन इंडस्ट्री में तो आपने देखा कि एयर मॉरिशस ने आज बैंक्रप्सी फाइल कर दी है। तो मैं इस हालत में, ये बहुत ज्यादा एडवेंचरस हो जाएगी। ऐसा नहीं कि आपका पैसा नहीं बन सकता है, बट इट इज इन माय ओपिनियन जंपिंग फ्रॉम 10th फ्लोर। You may also survive, but there's equal probability that something serious damage can happen to you. तो मैं इस माहौल में होटल इंडस्ट्री को टच नहीं करूंगा। और दूसरा जो मैं सेक्टर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, इंश्योरेंस सेक्टर। तो इंश्योरेंस सेक्टर आज के डेट में अगर समझे पैंडेमिक में वेदर दे आर लायबल टू फॉर पे द क्लेम्स और लाइक दिस, की उसकी वजह से कोई वो कंपनी में प्रॉब्लम आ सकता है क्या? देखिए, इंश्योरेंस के अंदर चैलेंज क्या है कि सेक्टर तो बहुत अच्छा है,
और बजट के पहले सब लोग बोल रहे थे कि इंश्योरेंस अ ग्रेट सेक्टर, बट द मोमेंट न्यू टैक्स रिजीम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड वेयर द पीपल हैव चॉइस कि या तो इसमें जाए उसमें जावे, उसकी वजह से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। आने वाले पीरियड में देखिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री में पेनिट्रेशन बहुत कम है और पेनिट्रेशन बढ़ना पड़ेगा इंश्योरेंस का, और बहुत ही वेल रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, बहुत क्लीन इंडस्ट्री है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना है तो इंश्योरेंस इज नॉट अ बैड सेक्टर टू लुक एट इट, बट इंश्योरेंस कंपनी की बैलेंस शीट समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। आपके हिसाब से हम कौन से सेक्टर में अभी सोचे ये इन दिस देखिए आप ये देखिए कि आपके पास पैसा और आपको पैसे से पैसा बनाना है, तो आप एक पोर्टफोलियो खुद अपने हिसाब से मैनेज करिए, एक पोर्टफोलियो किसी को दीजिए, उसको मैनेज करने दीजिए। आज देखिए इन्वेस्टमेंट के अंदर मेरी लाइफ का 20-25 साल का तजुर्बा है कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टर ने गलतियां की है अपने आप पे कॉन्फिडेंस करके। हम जो व्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं कि मेरे को ठीक लग रहा है, जब आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास 15 लोग आपका पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं, वेदर यू डू थ्रू पीएमएस, यू डू थ्रू एआईएस, यू डू थ्रू म्यूचुअल फंड, तो मेरे हिसाब से आप दोनों के एग्जामिन करिए एंड आप अपने को क्यों लगता है कि मैं इनसे ज्यादा अच्छा करूंगा, अपने को किस चीज से कॉन्फिडेंस आता है कि आई कैन डू बेटर देन दीज गाइज। नहीं, मेरा एएसके के साथ में पीएमएस हाँ है जी। ऑलरेडी, एएसके के साथ में पीएमएस। तो वहां का जो मुझे अभी ध्यान में है कि जो जब पूरा मार्केट अभी ध्यान में आ रहा है, चाइना में जब फाइनेंशियल हाँ गिर रहे हैं, उसके बाद में भी पीएमएस हाँ ने हाँ, फाइनेंशियल बेचे नहीं। हाँ, चाइना में जब फाइनेंशियल्स के शेयर गिर रहे थे, उसके बाद में भी पीएमएस ने फाइनेंशियल बेच रहे नहीं थे, और उसके बाद में अपने यहाँ पे बिल्कुल फाइनेंशियल ठीक आधे हो बात गए। है। हाँ, तो दैट्स व्हाई द टोटल परफॉर्मेंस ऑफ द नहीं, आपकी बात समझ में आ गया, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप प्राइवेटली हमको मैसेज भेज सकते हैं, अपना ईमेल शेयर कर दो, मैं अपना ईमेल संदीप मेरा ईमेल एड्रेस डाल दे, पर्सनल ईमेल एड्रेस डाल दे, मोबाइल नंबर डाल दे, राइट तो सर। people can send message to me directly and we can take it from there, we can help you कि आपका कैसा ढंग से पैसा मैनेज हो, वेरी ऑनेस्टली। ओके, तो अब ये होता है ना कि एक थैंक यू। पीएमएस वाले को पैसा दिया, उसने एक कॉल लिया, बट देयर आर वेरियस स्ट्रेटेजीज अवेलेबल इन द मार्केट विच विल प्रोटेक्ट योर वेल्थ, तो उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो संदीप मेरा नंबर डाल दे, मेरा मोबाइल नंबर और मेरी पर्सनल ईमेल आईडी डाल दे, those who want to reach out can reach out and I can talk to them. Right, thank you, sir. Thank you very much. हेलो मिस्टर सचिन लाठी। यस सर। हेलो। सर थोड़ा आपका वॉल्यूम कम है, थोड़ा बढ़ाएंगे? वॉल्यूम। मैं तो देख ही नहीं पा रहा हूँ उनको। नहीं, उन्होंने अपना वीडियो भी ऑफ कर रखा है। हेलो, वीडियो आप अगर ऑन कर सकते हैं तो। मैंने क्वेश्चंस में डाल दिया है अभी, दोनों भी मेरे हाँ, क्वेश्चन। अब यू आर ऑडिबल, सो इफ यू कैन या आस्क क्वेश्चन। या शेयर्स के लिए इन्वेस्ट करने के लिए स्मॉल केस जो अभी नया कंसेप्ट है, वो सजेस्टेबल है क्या? स्मॉल केस, smallcase.com। मैंने सर देखा नहीं उसको, अभी तक एग्जामिन नहीं किया, देख के आपको बता सकता हूँ। और जैसे ये डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और थ्रू यानी थ्रू ब्रोकर, इसमें रिटर्न्स में काफ़ी डिफरेंस रहता है, तो बेसिकली आपका क्या सजेशन रहेगा, वी शुड इन्वेस्ट थ्रू ब्रोकर या वी शुड डू डायरेक्ट इन्वेस्टिंग? देखिए सर, मेरा तो काम है, मैं तो खुद म्यूचुअल फंड का काम करता हूँ, तो मैं अपने पेट पे लात मारने वाला बात तो करूंगा नहीं कि आप डायरेक्टली जावें। आप अपना अनुभव देख लीजिए कि ब्रोकर के थ्रू ज्यादा अच्छा पैसा बन रहा है, डायरेक्टली आपके थ्रू पैसा बन रहा है, देन यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ। ओके ओके सर, थैंक यू। Which work? हेलो हेलो मिस्टर गोविंद।
हेलो हेलो मिस्टर गोविंद, मिस्टर गोविंद, ओके, नेक्स्ट ले लीजिए सर। अच्छा नेक्स्ट ले लेता हूँ। मिस्टर गोपाल माहेश्वरी, हेलो हेलो मिस्टर सर गोपाल, कुछ क्वेश्चन मेरे पास आए हैं हाँ सर। यस एक सर क्वेश्चन ऐसा है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लोगों का टाटा मोटर, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, साउथ इंडियन बैंक, कुछ इंडियन बैंक, कुछ पीएसयू बैंक में बहुत पैसा अटका हुआ है जो 50% लॉस पे है। तो अभी उनको क्या सजेस्ट करना चाहिए? एवरेज आउट करना चाहिए ये सारे स्टॉक्स या फिर बिल्कुल ऑप्शन देखना बिल्कुल चाहिए? नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप सिंपल करो कि ये देखिए, बहुत अभी पैसा मैनेज करना वो पहले जैसा काम नहीं रहा कि कॉटेज इंडस्ट्री नहीं रहा। इट हैज बिकम वेरी सीरियस बिजनेस, एंड बिकॉज वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ गई है। अभी हु थॉट कि टाटा मोटर्स में पैसे का इतना बड़ा नुकसान हो सकता है? हु थॉट कि बड़ी बड़ी कंपनियां विल गो बैंकरप्ट? बट इट इज हैपन। तो आज की तारीख में आप ये कॉल ले नहीं सकते इन्वेस्टमेंट के ऊपर कि मेरा पैसा यहाँ पे सेफ है, ये बढ़िया ब्रांड है, आई इन्वेस्ट इन दैट। आई गिव इलस्ट्रेशन ऑफ आइडिया, वोडाफोन आइडिया, ग्रेट टू ऑर्गेनाइजेशन, आदित्य बिरला ग्रुप एंड वोडाफोन। बट उस स्टॉक का प्राइस का देखिए, इट इज नॉट इन सनसेट इंडस्ट्री, इन सनराइजिंग इंडस्ट्री, बट उसके बाद भी उसकी हालत यही है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे ईमेल एड्रेस दे दीजिए, आप कस्टमर का पोर्टफोलियो मुझे भेज दीजिए। वी कैन, आवर टीम कैन स्टडी एंड वी कैन टेल यू व्हाट इज टू बी डन इन एवरी पोर्टफोलियो। ओके ओके लेकिन आप उसको एवरेज आउट करने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। ओके सर, और एक क्वेश्चन है, अभी ऐसा है कि फार्मा इंडस्ट्री सनराइज सेक्टर है, तो फार्मा इंडस्ट्री में निवेश करना चाहिए क्या? देखिए, जेआरएल बनी, मुझे लगता है कि पहली ऑर्गेनाइजेशन है, खाली एक ही ऑर्गेनाइजेशन है कि अक्टूबर 2018 से हम लोग फार्मा फंड रिकमेंड कर रहे हैं। और जैसे मैंने अपनी कॉन्फ्रेंस के बीच में कहा था कि हमने फार्मा फंड रिकमेंड करना चालू इसलिए किया था कि फार्मा फंड के रिटर्न 7-7 साल के नेगेटिव आ रहे थे। तो हमने बोला कि ये सही समय, क्योंकि इंडस्ट्री तो मजबूत इंडस्ट्री है, खत्म होने वाली नहीं है। तो हमने इस इंडस्ट्री के अंदर रिकमेंड किया, लोगों को पैसा डालने के लिए कहा है। और मेरा तो अभी भी मानना है कि फार्मा इंडस्ट्री बहुत अच्छे शेप में है। फार्मा में अकेले ध्यान नहीं देना चाहिए, बिकॉज क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट के अंदर द नीडल कीप मूविंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू समटाइम डिस्ट्रीब्यूटर टू समटाइम रिटेलर। रिटेल में आज की तारीख में एग्रीगेटर बड़ा, अमेजन जैसे लोग बड़े बन गए। सिमिलरली फार्मा के अंदर डायग्नोस्टिक सेंटर आ गए, हॉस्पिटल्स आ गए हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आ गई। तो आपको पूरा हेल्थ इंश्योरेंस, पूरा वेलनेस बिजनेस पे आपको फोकस करना है, नॉट ओनली फार्मा। तो आपको अच्छे फार्मा फंड के अंदर पैसा डालिए, आपका अगले 5 साल में बहुत अच्छा पैसा बनेगा। ओके सर, सर एक सुमित दूध को दीजिए ना। हाँ जी जी जी, एक सेकंड। नमस्कार कृष्णा, पुरुषोत्तम दास दूध बोल रहा हूँ। सुमित मेरा लड़का है, इनफैक्ट उसके आईडी से लॉगिन किया था। मेरा प्रश्न ये है कि जो पोर्टफोलियो मैनेज करने वाली जो कुछ एजेंट्स है जो हमको टिप्स वगैरह देते हैं रेगुलर में, और उनके थ्रू हम हमारा पोर्टफोलियो को मैनेज करने को दें क्या? व्हाट डू यू रिकमेंड? किसको बोल रहे हैं सर आप? किसको बोल रहे हैं? मैं सुना नहीं आपकी बात, पूरी आवाज नहीं आई मुझे पूरी। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि मैं वैसे लॉन्ग टर्म हाँ। इन्वेस्टर हूँ पिछले 20 साल से, बट हाँ। रिसेंट में हमने कुछ डेली के हिसाब से चालू किया था जिसमें लॉसेस आ गए। तो जैसा आपने अभी बताया था कि डेली में लॉस होता है, तो नाउ वी आर थिंकिंग शुड वी गिव आवर पोर्टफोलियो टू मेंटेन बाय समबडी एल्स, मैनेज बाय समबडी एल्स, जिनके हमको टिप्स वगैरह आते हैं। तो व्हाट डू यू रिकमेंड? देखिए, मैं आपको इतना चैलेंज दे सकता हूं, आप किसी के थ्रू पोर्टफोलियो बनवा लीजिए, जो टिप्स देता है उसके थ्रू। टिप्स में इनवेरिएबली अपना नुकसान ही होता है। हाँ जी, फरवरी महीने में, जनवरी महीने में कोई भी टिप वाला फार्मा की नहीं बोला होगा आपको, वो बजाज फाइनेंस ही बोल रहा होगा आपको। बराबर।
सही है। है ना? तो वो हाँ जी, हाँ वो जी। आपका पैसा नहीं बना सकते, क्योंकि वो उनको चाहिए आपको इंस्टेंट पैसा बना के दे, लेकिन पैसा हाँ, इंस्टेंट कहीं नहीं बनता है। बराबर। तो आपका पोर्टफोलियो भिजवा दो, मैं ठीक है बोलूंगा सर। कि ये मेरी स्ट्रेटेजी है, आप उस स्ट्रेटेजी को किसी के सामने खड़ा कर दो, 3 साल का पीरियड में देख लो कौन कैसा करता है। चलेगा सर। प्लीज शेयर योर मेल आईडी। हाँ, ये संदीप ने लिखा यहाँ पे और रमन जी भिजवा देंगे सब लोगों को। यस सर, थैंक यू वेरी मच। Okay, संदीप, there are some 90 questions. 90 questions. So, sir, I'm taking one by one अच्छा, ठीक है। from the question box. Specific. So, the first question is Mr. Sanjeev Rathi has asked from DISA Well, is it worth to invest in S&P 500 now through SIP or lump sum now? देखिए, अभी ये सबसे बड़ा कारण आज S&P इंटरनेशनल फंड क्यों लॉन्च हो रहे हैं, क्योंकि 10 साल का रिटर्न निफ्टी से अच्छा दिख रहा है। हमने अक्टूबर 2018 के अंदर यूएस इक्विटी फंड, अगेन वी वर द ओनली फंड हाउस आउटफिट विच इन्वेस्टेड एंड वी रिकमेंडेड कि आपको यूएस इक्विटी में पैसा डालना चाहिए। जनवरी 2020 के अंदर हमारी फैक्ट शीट में हमने लिखा कि यूएस मार्केट टॉप आउट हो गया है, यहां से अभी बड़ा पैसा नहीं बनेगा। तो हमको नहीं, क्यों? उसका कारण बहुत सिंपल है कि यूएस का जो मार्केट कैप है वो उसके जीडीपी का 155% हो गया था जनवरी में। हिस्टोरिकल एवरेज 85% का था। सेकंड था कि जो यूएस मार्केट का जो प्रॉफिटेबिलिटी यूएस कंपनीज का वो हिस्टोरिकली हाई लेवल पे था। तो हमको लगा कि यूएस मार्केट इज डिलीवर वेरी गुड रिटर्न ओवर लास्ट 10 ईयर, आने वाले पीरियड के अंदर यूएस मार्केट में रिटर्न अच्छा नहीं बनेगा, तो मैं आज की तारीख में वहां इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दूंगा। Okay. Sir, another question from Nitin Karmalkar. He's a chartered accountant. What will be the impact on agro commodities in current scenario like oil seeds? देखिए, एग्री कमोडिटी तो बहुत, उसमें एक तो बहुत इवॉल्व बिजनेस मॉडल नहीं है, दूसरा उसके अंदर गवर्नमेंट रेगुलेशन बहुत ज्यादा होते हैं, तीसरा आपको इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वेरियस मिनिस्ट्री से डील करना पड़ता है। तो यहाँ एक सस्टेनेबल बड़ा बिजनेस मॉडल जैसे मॉन्सेंटो का है वैसा इंडिया में होना बहुत मुश्किल है। तो कोई कोई कंपनी, सीड कंपनी आती है इन बिटवीन, लेकिन यहाँ उस पे बड़ा पैसा अपना नहीं बन सकता है। कोई कोई बिजनेस एक्चुअली पेपर पे बहुत अच्छा दिखता है, थ्योरेटिकल बहुत अच्छा दिखता है और बिजनेस होते ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन बिजनेस को लिस्टेड एंटिटी में कन्वर्ट करके वहां इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी बहुत मुश्किल है ऐसा मिल पाना। Right. Sir, I'm not taking the stocks questions, right? And a question or should we go for sectorial funds as compared to general equity fund over? I mean, he's asking sector funds are better or general equity funds are better? देखिए, सेक्टर फंड में जब ही पैसा डालना चाहिए जब सेक्टर फंड के रिटर्न बहुत नेगेटिव दिख रहे हो, 1 साल नेगेटिव, 2 साल नेगेटिव, 3 साल नेगेटिव, 5 साल नेगेटिव, तब सेक्टर फंड में पैसा डालना चाहिए। लेकिन होता एकदम उल्टा है, जब सेक्टर फंड के रिटर्न बहुत अच्छे दिखते हैं उस टाइम ही फंड हाउस सेक्टर फंड लॉन्च करते हैं। सबसे ज्यादा आईटी फंड ईयर 99-2000 में लॉन्च हुए थे, उसके बाद उनका फंड का एनएवी 80% टूटा। सबसे ज्यादा इंफ्रा फंड 2007-8 में लॉन्च हुए थे, उनमें किसी इन्वेस्टर का पैसा नहीं बना है। सबसे ज्यादा फार्मा फंड 2012-13-14 के पीरियड में लॉन्च हुए थे, तो फार्मा बहुत अच्छा कर रहा था, उसके बाद उसका रिटर्न नहीं छूटा है। तो और अभी सबसे हर आदमी यूएस इक्विटी की बात कर रहा है, बिकॉज यूएस इक्विटी के रिटर्न बहुत अच्छे दिख रहे हैं, दे आर बीटिंग निफ्टी रिटर्न। बट मेरा सिंपल लॉजिक है कि सेक्टर फंड में तभी पैसा डालना चाहिए जब सेक्टर फंड के रिटर्न बहुत खराब दिख रहे हैं। तो अभी हमारे हिसाब से पीएसयू एंड फार्मा आर टू सेक्टर which has not delivered return for 7-year period, 5-year period। हमको दोनों सेक्टर बहुत अच्छे लग रहे हैं पैसा डालने के। Sir, you have asked one more question to and one answer. उन्होंने पूछा था top 5 best sectors to invest. Anyways, sir, passive funds versus active funds.
देखिए, एक दौर चला था 2018 से लेके 1-1.5 साल तक, जहाँ की पैसिव फंड आउट परफॉर्म एक्टिव फंड, क्योंकि उस टाइम खाली 7, 8, 9, 10 स्टॉक की मार्केट को खींच रहे थे, और कोई भी फंड, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो 7-8 स्टॉक का नहीं बना सकता, उसको कंपल्सरी 30-40 स्टॉक रखने पड़ते हैं। अभी जो माहौल है उसमें इस फॉल में भी एक्टिवली मैनेज फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया कंपेयर टू इंडाइसेस, और आने वाले पीरियड के अंदर भी करेंगे, क्योंकि आज की तारीख में निफ्टी में बीएफआई का वेटेज 40% है, फार्मा का वेटेज 5-6% है। फार्मा अच्छा आउट परफॉर्म, मोस्ट फंड एक्टिव फंड है फार्मा में अपना वेटेज बहुत बढ़ा दिया है, और इनको वेट बढ़ाने में समय लगेगा। अभी देखो, यस बैंक निफ्टी के अंदर था, जबकि सारे म्यूचुअल फंड ने उसको खाली कर दिया था। तो अभी आने वाले पीरियड के अंदर बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस एक्टिवली मैनेज फंड करने वाले हैं। अच्छा सर, ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, मिस्टर आशीष दल्ला पूछ रहे हैं. He is from iKnowledge Factory. He says, sir, one of the challenge for the business owners like us, where we have parked our funds into mutual funds, another investment opportunity, where there is a deep right now, and as such, if we have to withdraw the money, is it a right time right now? Because there are no other sources from the money can be arranged at the moment. आप उनको बोलो आपका पोर्टफोलियो मेरे को भिजवा दे. We will help you in creating a strategy in a way that his capital losses are minimal and he recovers capital back. उसके बाद सर, so there is, sir, somebody is asking about gold again. Same question we. Sir, gold investment is the best in this time or not? देखो, गोल्ड का अगर आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट करते हो तो गोल्ड का आपका मिनिमम होराइजन 10 से 12 साल होना चाहिए. जैसे मैंने बोला कि 2011 से लेकर 2018 के पीरियड के 7 साल के पीरियड में गोल्ड ने रिटर्न नहीं दिया है. तो अगर आपका इतना पेशेंस है, और उसके पहले भी 1945 टू 1965 20 साल के पीरियड में गोल्ड में रिटर्न नहीं आया है, उसके पहले भी 10-10 साल का पीरियड गया, गोल्ड में रिटर्न बिल्कुल नहीं आया. अगर आपका होल्डिंग पीरियड 7 से 15 साल है, gold is a very good product to invest, because in 95 years, from 1925 to 2020, for a 95-year period, gold has delivered more than 9% annualized return. तो गोल्ड में अगर आपका व्यू लॉन्ग पीरियड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो गोल्ड इज अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट टू इन्वेस्ट. बट आप इन्वेस्ट करते ही मत समझो कि 3 महीने मुझे रिटर्न मिलना चालू हो जाएगा. Okay. Sir, Mr. Jagdish is asking, after this COVID saga, most of the tax holiday products will lose its shine due to earning impact. People are likely to opt for new tax regime. Hence, insurance will not prove bullish sector after this tactical shift. What do you think? हाँ, एक साल की पॉसिबिलिटी है, बट आप इन्वेस्टमेंट कोई भी अगर ये ऐसा होए और कोई भी सेक्टर या कोई भी कंपनी नीचे गिरे, तो इंश्योरेंस पीपल जस्ट डोंट बाय फॉर टैक्स बेनिफिट. टैक्स बेनिफिट इज अ अट्रैक्शन, बट पीपल नीड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ. प्रोटेक्शन कम फर्स्ट बिफोर इन्वेस्टमेंट. तो आज हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेना ही पड़ेगा, आपको पर्सनल इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा, आपको कार इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा, तो इंश्योरेंस तो चलेगा ही चलेगा. Right. सर थॉट प्रोसेस सर फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे दीजिए, कुछ क्वेश्चंस है सर ये फ्यूचर एंड ऑप्शन पे. रमन जी, मेरा सिंपल फ्यूचर एंड ऑप्शन में एक ही जवाब है कि उसमें कोई फ्यूचर नहीं है और पैसा बनाने का कोई ऑप्शन नहीं है. Okay. सर I can't get more honest than that. सर काफी बार अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड स्टॉक बेस्ड ऑन पी रेशियो देखते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू, डिविडेंड डील, ये सारे फंडामेंटल जो एस्पेक्ट्स है उस बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तभी भी कोई स्टॉक जो अंडर वैल्यूड लगता है वो फिर से अंडर वैल्यूड हो जाता है सर, और जो ओवर वैल्यूड लगता है वो. आपने बहुत अच्छा सवाल किया. देखिए, जो कॉमन दिखता है ना, उससे बाजार नहीं चलता है. आज एक पी मल्टीपल दुनिया ट्रैक कर लेती है, सबको मालूम पी मल्टीपल क्या है. बाजार उससे नहीं चलता है, क्योंकि प्रॉफिट इज वेरी इजी टू मैनेज. सो वी डोंट लुक एट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, वी लुक एट द फ्री कैश फ्लो. बिकॉज कैश झूठ नहीं बोल सकता, प्रॉफिट को आप झूठ बुला सकते हो. आपने इन्वेंट्री बढ़ा दी, आपने डेटर्स बढ़ा दिया, आपने अपने कंपनी से माल बेच के डीलर्स के यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो आपकी सेल्स तो दिख जाएगी,
आपके डेटर्स दिख जाएंगे, आपका प्रॉफिट दिख जाएगा, तो पी मल्टीपल दिख जाएगा आपको। सो वी डोंट ऑनेस्टली लुक एट पी मल्टीपल एट ऑल। जब भी आप किसी कंपनी को एनालाइज करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ साथ बैलेंस शीट भी देखें। बैलेंस शीट्स आर वेरी डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट, प्रॉफिट इज वेरी इजी टू मैनिपुलेट। Achha, sir, there is one more question from Mr. Santosh Totla. He's a doctor from Totla Hospital. He said, I put my money in liquid fund 6 months ago, sir, and having 7.3% CAGR and 14% absolute return. Should I take out this money right now and then reinvest? ये तो हमारे जिया जी हैं, उनको प्रणाम मेरी तरफ से। और Okay, sir. तो देखिए, लिक्विड फंड में जब भी आप डेट में पैसा डालें ना, तो डेट में कभी भी हिस्टोरिकल रिटर्न देख के पैसा नहीं डालें। डेट में उस फंड का उस टाइम वाईटीएम क्या है वो देख के पैसा डालें। तो अभी लिक्विड फंड का वाईटीएम, क्योंकि लिक्विड फंड को कंपलसरी सर्टेन एसेट टी बिल्स वगैरह में रखनी पड़ती है। टी बिल्स का अर्निंग 3.4% के आसपास आ गया है। तो लिक्विड फंड का वाईटीएम 4.5% हो गया। लिक्विड फंड के अंदर रिटर्न इतने अच्छे क्यों आए? क्योंकि कंटिन्यूसली शॉर्ट एंड के पेपर का रिटर्न कम होते गए, तो उसका उनका प्राइस बढ़ता गया, इसलिए आपको लिक्विड फंड में रिटर्न बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन आने वाले पीरियड में आपका लिक्विड फंड का रिटर्न 4.5 से 4.5% के आसपास ही रहेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि लिक्विड फंड से पैसा निकाल के आप इक्विटी आर्बिट्राज में पैसा डालें, जो पैसा आपको 3 महीने के लिए नहीं चाहिए। सर, एक और इंडेक्स फंड पे क्वेश्चन है जो सिमिलर हमारे लास्ट सेशन में भी पूछा गया किसी ने। सर, शुड वी इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड लाइक निफ्टी बीज और जूनियर बीज? हेलो हेलो, आई थिंक सर ऑफलाइन हो गए। ओके, ओके, व्हाट आई सजेस्ट इज, रमन, आप थोड़ा सा माहेश्वरी का थोड़ा बता सकते हैं, राइट? Till the time I think some technical issue has happened, right? Vijay sir has taken a break, right? So let me check with him. ठीक है, आप थोड़ा बात कर सकते हैं अपने उसके थोड़ा सा, ठीक है? Let me check what has happened, right? ठीक, ओके। वेट करिए सर, तब तक 2 मिनट वेट करते हैं। सर का मोबाइल नंबर और सर का ईमेल आईडी चैट बॉक्स में लिखा है। मैं फिर से दोबारा वो पेस्ट करता हूँ। ओके, ये अपना जो लास्ट वाला जो माइक एक बार उनसे क्वेश्चन ले लेते हैं, राइट? देयर समबडी हु सर, सभी श्रोताओं का थैंक यू। आपका ये सेकंड डे का सेशन था। कल थर्ड डे का सेशन होगा, जो हाउ टू सेट अप इंडस्ट्रियल यूनिट एंड हाउ टू टेक इंसेंटिव्स फ्रॉम गवर्नमेंट, जिसके ऊपर औरंगाबाद के सीए अनुज चांडक उस पर इंफॉर्मेशन देंगे। उसके नेक्स्ट डे इंश्योरेंस के बारे में एंड उसके नेक्स्ट डे में म्यूचुअल फंड के बारे में सेशन होगा। तो सभी से निवेदन है, क्या कल परसों और नेक्स्ट डे ज्वाइन हुए। लिंक आपको अप्रोप्रिएट ग्रुप में भेज दी जाएगी। Okay, Raman, we are now for closing the session. Okay, thank you very much. Okay, थैंक यू सो मच ऑडियंस। विजय सर को मैं फोन करके बात करूंगा। ठीक, थैंक यू। थैंक यू संदीप।